प्रणाम स्वामी जी। मेरा सवाल है कि गुरु जो देखता है साधक में, तो वो एक सोल की तरह दिखता है। तो उसको सोल का एक अलग यानी कौन सी सोल का कौन सा टाइप है, वो जो उसके पास वो दृष्टि होती है। तो वो उसको क्या यानी सजेशन दे सकता है अपनी साधना साधना में प्रगति करने के लिए। गुरु के पास दृष्टि होती है तभी तो वह गुरु है ना। और आप प्रश्न कुछ भी पूछते हैं, गुरु आपके प्रश्न का उत्तर देता भी नहीं है। गुरु आपका उत्तर देता है कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो और कहाँ जाओगे। इस सेम प्रश्न कोई शिष्य करता है, उससे बड़े प्यार से बात करता है वही गुरु। सेम प्रश्न दूसरा शिष्य कर रहा है, उसको बड़ा डांटते हुए बात करेगा, उसकी खिंचाई करेगा, है ना। ऐसा क्यों? प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न मिलते जुलते रिपीट हुए होंगे, लेकिन उत्तर आपको अलग अलग समझ में आ रहे हैं। उत्तर मिलते जुलते नहीं रहेंगे, बिल्कुल उसको बोलने का ढंग, बताने का ढंग बिल्कुल अलग होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह जो है प्रश्न का उत्तर सेकेंडरी है। प्रश्न का उत्तर सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि उस शिष्य को जवाब दिया जा रहा है, शिष्य के प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा रहा है। उस शिष्य की सोल के हिसाब से उसे जवाब दिया जा रहा है कि उसकी सोल का लेवल क्या है। सोल का लेवल एक बोलने का ढंग है, एक्चुअली उसका साधना का स्तर क्या है, उसकी साधना का स्तर क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी गांठें क्या हैं, उसके बंधन क्या हैं, वो बंधन कैसे खुलेंगे, बंधन कहाँ से खुलेंगे, कौन सी चोट उसे तोड़ पाएगी। करनी चोट है ना। और किसी को संभालना है, किसी को चोट देना है। किसी को चोट ऑलरेडी अस्तित्व ने ज़्यादा दे दी है, प्रकृति ने ज़्यादा चोट दे दी है, अब उसे संभालने की ज़रूरत है, तो उसे संभाला जा रहा है। किसी जो अंदर से मजबूत है उसे अभी तोड़ा जा सकता है, कि बैक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि गुरु एक कुम्हार की तरह है। गुरु एक कुम्हार की तरह, कि एक हाथ से सहारा देता है, दूसरे हाथ से ठोकता है। तो एक हाथ से सहारा भी देता है, एक हाथ से ठोकता भी है। और गुरु का काम वैसे अंततः तो तोड़ फोड़ ही है। वो आपको बनाने के लिए नहीं है, वो आपको तोड़ने के लिए। बनाया क्या जाना है, या जो भी बनेगा वह तो कोई क्रिएशन होगा, है ना। और वह इनफाइनाइट जो है वो बियॉन्ड क्रिएशन है। यही बात होती है। स्वामी जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो उत्तर दे रहे हैं वो साधक के लिए है, तो दूसरे साधक को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे लिए है। सही? नहीं। अब ये देखिए कि दूसरा साधक जो सुनेगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वैसे पैटर्न्स जरूर एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे साधक के माइंड में भी। अब सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत बड़ा है, उससे जुड़ा कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन जो उत्तर दिया जा रहा है, अब यहाँ देखिए, हम जो बोल रहे हैं एक बहाने से बोल रहे हैं। हम जो है जिग्नेश भाई से ही बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं ये पूरी मनुष्यता से बात कर रहे हैं, और आने वाली मनुष्यता से भी बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ आपकी भी बात है, कुछ उसकी भी बात है। प्रश्न आपका जो है एक लाइन का है, 2 लाइन 4 लाइन का जवाब होना चाहिए, लेकिन जवाब 2-4 लाइन का नहीं होता। जवाब 10 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है। उसमें वो सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे रहस्य, क्योंकि एक हैपनिंग है। यह उत्तर हम दे रहे हैं ऐसा भी नहीं है, ये हमारे माध्यम से हो रहा है, हैपनिंग है। ये अस्तित्वगत तरीके से हो रहा है। इसमें बहुत कुछ शामिल है। इसमें इजोटेरिक ग्रुप का कुछ सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, वो सब इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारा अस्तित्व ही इसमें जुड़ा हुआ है इन उत्तरों में। तभी तो यह मनुष्यता के काम आएगा, तभी तो यह हैपनिंग हो पाएगी। प्रणाम गुरुदेव। ये इनहेल और एक्सेल का जो मेडिटेशन है ना, पहले मैंने कभी नहीं किया, कल आपने करवाया तब पहली बार किया। और वैसे तो ज़्यादा सालों से ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर हो रहा है या नहीं पता नहीं चल रहा है। लेकिन कल से कर रही हूँ, अभी कर रहा है, तो क्या होता है थोड़ी देर में इनहेल का पता चलता है, एक्सेल का पता चलता है, बाद में दोनों बंद हो जाते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ कुछ ऐसे होता है, अभी भी ऐसा हुआ मुझे, कल भी हुआ था। तो मैं ध्यान में कैसे आगे बढ़ूँ? हाँ, अब इसमें ये जो इनहेल और एक्सेल वाली विधि हमने बताई, इसके विज्ञान को थोड़ा सा
और समझ लें। इसको बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि इसका विज्ञान समझना ज़रूरी है। विधि सबसे छोटी लग रही है, देखने में सरल लग रही है, लेकिन जो है थोड़ी कठिन विधि है। यह विधि थोड़ी कठिन है और यह दुनिया की सबसे महानतम विधि है। ये अकेली विधि आपको तार सकती है, बेड़ा पार कर सकती है। अब इसमें जो एक्सेल है, एक्सेल ही होना चाहिए। एक्सेल के पहले कोई प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए, अचानक होना चाहिए। भगवान शिव इस विज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते रहे हैं कि अचानक कोई भी ऐसी विधि जो है अचानक होना चाहिए। अचानक मतलब इसमें प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन नहीं है का अर्थ है इसमें मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा। यदि प्रिपरेशन का मौका मिला मतलब मन को मौका मिला, मन बीच में आ जाएगा और हम अमनी दशा के लिए यात्रा करें। साधना की विधियां जो है झटके से करके आपको अमनी दशा में ले जाना है। और यदि वह मन की समझ के भीतर आ गई, मन को उसमें प्रिपरेशन करने का मौका मिल गया, तो मन उसमें अपना गेम खेल देगा। उसमें जो गहराई मिलनी है, अमनी दशा में जो छलांग लगनी है, वो छलांग आपकी नहीं लग पाएगी। अचानक में छोटी सी विधि भी हो जाएगी तो आपकी छलांग लग जाएगी। अब भगवान शिव ने तो 112-13 विधियाँ दी हैं, उसमें जो है सारी विधियाँ छोटी छोटी विधियाँ हैं। उसमें अचानक शब्द का प्रयोग किया कि अचानक करो, मतलब विदाउट प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन नहीं है और वहीं करो। तो एक्सेल से शुरू करना है और एक्सेल के पहले कोई तैयारी नहीं करनी है इनहेल की। यदि तैयारी हो गई और पहले आपने थोड़ा सा इनहेल किया कि मुझे एक्सेल करना है, तो पूरी बात ही गड़बड़ हो गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और उल्टा आपका उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें यह करना है कि बगैर तैयारी के एक्सेल करना है, एक्सेल से शुरू करना है। तो एक्सेल आपका पहला एक्सेल प्रॉपर नहीं होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। 100% हो रहा है मतलब आपने तैयारी कर ली तो एक्सेल बेकार हो गया, वो अपनी विधि बेकार हो गई। तो एक्सेल करना है अचानक, प्रॉपर नहीं होगा, 100% नहीं होगा, लेकिन एक्सेल होगा, एक्सेल ही होगा और बगैर प्रिपरेशन का एक्सेल होगा। तो बगैर प्रिपरेशन का एक्सेल हो और उस एक्सेल के बाद में इनहेल को होने देना है। इनहेल को होने देना है। तो एक्सेल में एफर्ट है, एक्सेल टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा समय लेगा। और एक्सेल जो है कम समय लेगा क्योंकि उसमें एफर्ट है तो वह बहुत कम समय लेगा। और इनहेल को होने देना है, उसमें आपको बीच में नहीं आना है। उसमें आप बीच में नहीं आते हैं तो इनहेल जो है लंबा चलेगा, टाइम टेकिंग होगा, उसमें गो स्लो वाली फीलिंग आएगी। परम स्वीकार की भावदशा, परम स्वीकार थ्योरेटिकली आपने समझ लिया है कि परम स्वीकार होना चाहिए, परम स्वीकार अच्छा है, लेकिन परम स्वीकार जीवन में आएगा कैसे? जो इनहेल होगा उस इनहेल में आप बीच में नहीं आएंगे और वह टाइम टेकिंग होगा और आप धैर्यपूर्वक हैं, मतलब उसको आप जल्दी नहीं कर रहे हैं, धैर्यपूर्वक आप बने हुए हैं। तो धैर्यपूर्वक इनहेल हो रहा है और टाइम टेकिंग है, अच्छा खासा समय ले रहा है, तो परम स्वीकार आपके जीवन में शामिल होता चला जाएगा। आपके जीवन में परम स्वीकार शामिल होता चला जाएगा। अब इसमें जो है एक चीज़ और ऐड करनी है कि एक्सेल के साथ में यह भाव होना चाहिए कि सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। और अदर समय में आप जो है लिख लें निगेटिविटी कॉपी में और उसके सारी निगेटिविटीज़ उसके नीचे में लिखते चलें ताकि निगेटिविटी शब्द के साथ में क्लब हो जाए। वही हम कहते हैं कि सारे जो निगेटिव भाव हैं उनको जोड़ लें। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर, घृणा, भय, प्रमाद, सारा कुछ जो है, सारी जो नेगेटिविटी है वह उस एक्सेल में बाहर जा रही है और वो एफर्ट है, एफर्ट में वो बाहर जा रही है। और उसके बाद में इनहेल जो है वह ग्रेस है, परमात्मा का प्रसाद है, परम स्वीकार की भावदशा है और परमात्मा का प्रसाद है। और उसमें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, वह हो रहा है, सब हो रहा है, वह उसमें हैपनिंग है। उसमें हम हैपनिंग में बीच में नहीं, हैपनिंग का मतलब हम बीच में नहीं आ रहे हैं। हम बीच में आ गए तो हैपनिंग हुई नहीं, हम बीच में इन्वॉल्व हो गए तो हैपनिंग कैसी हुई? हम इन्वॉल्व नहीं हैं, इसका मतलब वह हैपनिंग है। और हैपनिंग जो भी है वो परमात्मा का प्रसाद है, जो भी हैपनिंग है वो परमात्मा का प्रसाद है, अस्तित्व की ग्रेस है। तो हैपनिंग होगी, जो इनहेल है वह हैपनिंग होगी। हैपनिंग होगी तो फिर उसमें जो है सारी पॉजिटिविटी अपने आप भीतर आ जाएगी। तो यह भाव दशा जो है, यह भाव दशा
हमें काफ़ी ऊपर ले जाएगी साधना में, इसलिए हम इसे परम विधि कह रहे हैं। अब इस विधि में एक और बात क्या है, आप एक्सेल करते हैं तो एक्सेल में आप एफर्ट कर रहे हैं, मतलब देने में आप एफर्ट कर रहे हैं, मतलब आपके जीवन में दान घटेगा, कि जो कुछ देने जैसा है वह दे दिया जाए, मतलब दान घटेगा आपके जीवन में। और इनहेल में कोई हड़बड़ी नहीं होगी, रिलैक्सनेस होगी। तो इनहेल में क्या होगा कि बड़ी स्वाभाविकता से धीरे धीरे भीतर आएगा, मतलब आप जो परिग्रह का भाव आप में भीतर नहीं आएगा, छीनने झपटने का, लोभ का, लालच का, जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, नेगेटिविटी वाली चीज़ें आपके भीतर हावी नहीं हो पाएंगी, नेगेटिविटी आपके भीतर हावी नहीं हो पाएगी। और एक्सेल में एफर्ट है तो दान आपके जीवन में घटेगा। तो यह विधि जो है दिन में जब भी ख्याल आए, चलते फिरते, काम करते, ऑफिस में, जैसे भी कर लें, अचानक एक्सेल कर लें और इनहेल को होने दें, हैपनिंग, यह कर लें, जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। यह अकेली विधि काफ़ी है आपके बेड़ा पार करने के लिए। अब जैसे हेमा बहन ने बताया कि ये उन्होंने पहली बार करी, यूट्यूब में हमने डाली हुई है पहले भी, लेकिन जो है कई लोगों ने नहीं देखा। अब यदि जो है विधियों को देखना है, ऐसी बहुत सारी विधियाँ लाइव सेशन में हैं, तो लाइव सेशन कई लोग नहीं देख पाते, ओपन नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी सूचना है कि जो है कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें लिखा होता है द सिद्धा टॉक्स, नाम लिखा रहता है और लोगो बना होता है। उसको जैसे ही आप टच करते हैं तो इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इंटरफेस जब ओपन हो जाता है तो वहाँ पर आपको बीच में दिखेगा लाइव, LIVE, उसको जैसे ही टच करते हैं तो लाइव खुल जाता है और उसमें जो भी लाइव सेशंस हैं वो आ जाते हैं। तो उसमें मेडिटेशन की बहुत सारी विधियाँ वहाँ पर भी हैं, कुछ विधियाँ इसमें भी हैं, आपका जो है जो नॉर्मल प्लेलिस्ट है वीडियो की उसमें भी हैं। तो उसमें जा कर के जो है उन विधियों को अप्लाई देख सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं उन विधियों को। तो जो है यह विधि जो है बहुत अच्छी विधि है और इस विधि को अपने बार बार करना है। जब भी ख्याल आए अचानक एक्सेल कर लें। इससे होगा क्या, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा हो, जब आपको बेचैनी महसूस हो रही हो, कई बार बेचैनी महसूस होती है, कभी तनाव महसूस होता है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, काम वासना आ रही है, विकार तो हो रहे हैं ना। विकार का मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड ने आपको हैक कर लिया, मतलब अवेयरनेस जो है कम हो गई। अवेयरनेस कम होती है तभी तो सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न आपको हैक कर पाएगा, नहीं तो हैक कर ही नहीं सकता ना। आप अवेयर हैं तो कोई भी सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न आपको हैक नहीं कर सकता है। तो बेहोशी आ जाती है, बेहोशी आई जाती है, ठीक है, स्वाभाविक है, हमें उसके लिए कोई रिग्रेट की बात नहीं, आ जाती है तो हमारे पास विधि है कि तुरंत हम अचानक एक एक्सेल कर दें, इनहेल को होने दें, फिर अगला एक्सेल प्रॉपर होगा, फिर इनहेल। ऐसे जब तक बंद पड़ता है तब तक आप कर लें, या ऑफिस में ज़्यादा सुविधा नहीं है तो 2-4-5 बार का एक्सेल कर लें और उसके बाद उसे छोड़ दें। तो जब भी ख्याल आए ऐसा कर लें। उससे क्या होगा, उससे ये हुआ कि वो पैटर्न जो है इमीडिएट जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएगा। जो पैटर्न आपको हैक किया हुआ है इमीडिएट डिज़ॉल्व हो जाएगा। और वो जो प्रॉब्लम था आपका उस समय का कि आपको स्ट्रेस है, काम है, क्रोध है, समस्या है, बेचैनी है, वो डिज़ॉल्व हो गया। आप रिलैक्स हो गए, आप रिलैक्स भी हो गए। उस रिलैक्स होने के साथ में हैपनिंग हो गई, आपके जीवन में ध्यान घट गया और आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो जाएगी। और वो जो पैटर्न आपको हैक किए था उसके कारण कुछ समस्या होने वाली थी। आप किसी पे क्रोध कर देते, बदले में उससे दुश्मनी हो जाती, वो ज़िंदगी भर आपसे दुश्मनी निभाता और नए कर्मास बनते, तो कर्म की श्रृंखला ही टूट गई। जो ऐसे कर्म बनने तो आपको पूरे जीवन जन्मों जन्मों तक दुख देने वाले थे, वो कर्म की श्रृंखला ही नहीं बनी। मतलब भाग्य जो लिखा जाता है वो भाग्य फिर आपको जो आप जाएंगे किसी बड़े ज्योतिष के पास, सच में कोई बड़ा ज्योतिष है, हाँ जी, अच्छा आप वो फलाने वाला ध्यान व्यान करते हैं क्या, वो ऐसा कुछ है क्या, हाँ राम आप जाइए, आपका जो हम भाग्य नहीं देखेंगे क्योंकि आपके ऊपर काम नहीं करता है, आपकी कर्म श्रृंखलाएं बन ही नहीं रही, आप तो तोड़ देते हो कर्म श्रृंखला। अब कर्म श्रृंखला को बेहोशी से जियोगे तो ज्योतिष आप पे काम करेगा, है ना। तो फिर हम आपका भाग्य नहीं दे सकते क्योंकि भाग्य आप पे काम नहीं करता है, तो कर्म श्रृंखला आप तोड़ देते हो। अब ये जो हम क्लिनजिंग के जो मेथड्स करा रहे हैं ये प्रॉपर करते चलें, और सचमुच कोई अच्छा ज्योतिष है और ये ऐसा ध्यान करने वाला साधक जाएगा, गौर से देखेगा, ऐसे पूरे दुनिया में 4-5 से ज़्यादा ऐसे ज्योतिष नहीं होंगे, बाकी तो सब फर्जी ज्योतिष हैं, लेकिन हैं 2-4-5 होंगे
ऐसे कुछ होंगे तो साफ साफ बोल देंगे नहीं जी आपका भाग्य नहीं देखा जा सकता, आपका भाग्य प्रिडिक्टेबल ही नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य है ही नहीं। आप तो अपने कर्मास जो है सब डिलीट कर दे रहे हो। जब कर्मास ही नहीं है तो आप तो प्रति संवेदन से जी रहे हो, अस्तित्व के साथ जी रहे हो। तो आप धक्के से तो चल ही नहीं रहे हो कि पता है कि ये धक्का लगेगा तो आदमी ऐसा करेगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। प्रिडिक्शन है, क्योंकि बेहोशी में तो सब प्रिडिक्टेबल है ना भाई। मशीन का तो प्रिडिक्टेबल है ना, मशीन जो काम करेगी उसका मालूम है ना कि ये मशीन है दिन में इतने 1 घंटे में इतने पीस का प्रोडक्शन करती है। कोई मशीन है उसकी एफिशिएंसी तो फिक्स है ना कि दिन में इतने का काम करेगी, यह मशीन की स्पीड इतनी है, यह मोबाइल है ये इतने रैम पे काम करता है, इतने इस पे काम करता है, ये इतने तरीके से काम करता है। मशीन तो प्रिडिक्टेबल है ना। तो जो बेहोश आदमी है वो मनुष्य की तरह दिख रहा है, मनुष्य है नहीं, वह मनुष्य है नहीं, वह है क्या, मशीन है। वह क्या है, मशीन है। तो मशीन का प्रिडिक्टेबल है कि ऐसे में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इसमें ग्रीस नहीं लगाओगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, यह ऐसे खराब हो जाएगी तो उस मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, मैकेनिक फलाना ही आएगा, फिर इस तरीके से इसे ठीक करेगा। वो सारा कुछ प्रिडिक्टेबल है, मशीन का सारा कुछ प्रिडिक्टेबल है। इसलिए जो मनुष्य बेहोशी में जीता है तो उसके लिए ज्योतिष काम करेगा, ज्योतिष काम करेगा और उसका भविष्य बताया जा सकता है, उसका भविष्य बताया जा सकता है कि वो बेहोशी में जी रहा है, उसका भविष्य प्रिडिक्टेबल है। लेकिन जो साधक है, साधक का भविष्य प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो यदि ये विधि आप कर रहे हैं अचानक है ना, भगवान शिव से भी हमने इस विधि में एक शब्द लेके जोड़ लिया है। भगवान शिव से हम काफ़ी प्रभावित थे, अपनी विधि में ये चीज़ हमने उनसे लेके जोड़ी है कि अचानक, इसमें ये चीज़ आपको अचानक करनी है। तो अचानक करेंगे तो उसमें मन कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, मन उसको जो है मैनेज नहीं कर पाएगा, मन उसको मैनेज नहीं कर पाएगा और अचानक हो जाएगा। तो फिर वह जो है मन का मतलब एक उसका इकोसिस्टम है कि अपने जो पैटर्न्स को संभालने का, बचाने का, कि पैटर्न ने हैक किया है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट, संभालना, बचाना, वो इकोसिस्टम ही उसका डिस्ट्रॉय हो गया। वो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो पैटर्न जो अपना हैक किया था आपको, हैकिंग आपकी ख़त्म हो गई। हैकिंग जैसी आपकी ख़त्म हो गई तो कर्म बंधन जो पैदा होने वाला था, कर्म बंधन पैदा ही नहीं होगा। तो अब वो जो जन्मों जन्मों में कर्म श्रृंखला चलनी थी बाहर हो गई। उसके साथ में बहुत संभव है, बहुत अवेयरनेस के साथ करेंगे तो वो पैटर्न डिज़ॉल्व ही हो सकता है। मतलब जो भविष्य में आके आपको हैक करने वाला था, पता चला वो डिज़ॉल्व ही हो गया, तो उसका खेल ही ख़त्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है, खेल ही ख़त्म हो गया उसका। तो यह विधि जो है बहुत अच्छी विधि है। इस विधि को अचानक दिन में 4-5 बार 6 बार जब भी करें, यदि आप फुर्सत में हैं तो उसको लंबा करते चलें, इसको करते चलें। यह एक विधि आपका बेड़ा पार कर देगी इसी जन्म में। इसी जन्म में का क्या सवाल है, अच्छे से करते चलें, कुछ दिनों में ही हो जाएगा, कुछ महीनों में ही हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे हेमा बहन का क्वेश्चन है कि यह जो है, हाँ, हेमा बहन का जो क्वेश्चन है कि उनको यहाँ पर सेंसेशन हो रहा है सिर के ऊपर के भाग में, है ना। ये वह भाग होता है जैसे बच्चे का जो है ना वो धड़कता है, मतलब वहाँ पे हड्डी नहीं होती है, वो धड़कता है। एक वह भाग होता है और एक ये जो जहाँ पर वो शिखा रखी जाती है, ये 2 भाग होते हैं सहस्त्रार के। इन भागों में एनर्जी ज़्यादा वो प्रभाव देती है, सेंसेशन ज़्यादा फील होता है। तो वहाँ उनको यह विधि करने से सेंसेशन फील हुआ। इसका क्या मतलब है, हरी झंडी है, हरी झंडी कि यह विधि आप पे काम कर गई, यह विधि आपके लिए है ना। बधाई हो आपको, है ना, आपको बधाई हो, यह विधि आप पे काम कर गई और यह विधि जो है आपको तार देगी, ठीक है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन करना। स्वामी जी, वो जो हमारा सहस्त्रार चक्र है ना, हाँ, जहाँ बच्चों का रहता है ना नरम हड्डी, वो हाँ, वाला कहलाएगा कि पीछे वाला कहलाएगा? नहीं, सहस्त्रार ये पूरा है, इसमें यह जो है ब्रह्मरंध्र कहलाया, है ना। जो एनर्जी वहीं से रिलीज होती है, जो पीछे वाला भाग है। हाँ, ये ब्रह्मरंध्र, इसीलिए एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी और यहाँ से भी होती है। एक मतलब ये ऐसा एक चक्र यहाँ चलता है, एक चक्र यहाँ चलता है, ऐसा जो है सहस्त्रार बड़ा क्षेत्र है। और हम लोग जब एक्सेल करते हैं ना तो बहुत फोर्सफुली करते हैं, पूरी सांस को बाहर निकालते हैं। तो ये जो ऊपर वाला सिर का हिस्सा है ना, हाँ, वहाँ पर प्रेशर आ जाता है, मतलब तो अच्छी बात है। प्रेशर आता है तो अच्छी बात है कि वहाँ पर जो है ऊर्जाएं धक्का मार रही हैं, वहाँ पर एक्टिवेशन हो रहा है, वो अच्छी बात है यदि ऐसा कुछ भी हो रहा है तो।
तो ये सबको ही हो रहा होगा, ये तो सभी के लिए हो रहा होगा, क्योंकि वो तो मैकेनिकल प्रोसेस हो गई ना। नहीं नहीं नहीं, सबको होता है ऐसा नहीं है। प्रोसेस भले आपको मैकेनिकल लग रही हो, पर हर साधक की स्थिति अलग अलग है, उसकी ऊर्जाओं की स्थिति अलग अलग है। उसकी ऊर्जाएं, किसी का ब्लॉकेज कहीं है, किसी का ब्लॉकेज कहीं है, किसी का ब्लॉकेज कहीं है, तो ब्लॉकेज रिलीज होंगे। तो किसी को ऊर्जा कहीं किसी चक्कर पे ज़्यादा धक्का मारे, किसी पे ज़्यादा धक्का मारे, किसी का कहीं हो रहा है। तो हर व्यक्ति यूनिक है, उसको जोड़ना नहीं चाहिए। तो स्वामी जी साथ में ये भी होता है मैं पूछूं क्या? हाँ हाँ, पूछिए। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। आज चक्रदान मैंने पहली बार किया, हाँ तो 3-4 चक्र पे जा पाई। फिर मेरे से ओम बोला ही नहीं जा रहा था, और एकदम जैसे डीप जा रहे हैं ना, ऐसा हो रहा था, लेकिन मुंह खोल नहीं रहा था। लेकिन मैं जागरूक थी कि आसपास सब बोल रहे थे, स्मिता जी ध्यान करा रहे थे, तो वो आवाज आ रही, लेकिन मैं नहीं। फिर तो बाद में जब रिवर्स आए तब तो शून्य ही हो गई। तो क्या ये नींद या ध्यान? आपको सब पता चल रहा था? हाँ, उस टाइम पता चल रहा था। बस यही ध्यान रखना है। इसमें हम उस बात को थोड़ा अनफोल्ड करते हैं कि कोई भी ध्यान विधि है, उसमें यदि कि ऐसा हो गया कि यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब चलेगा, लेकिन अवेयरनेस है कि नहीं, अवेयरनेस है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं या नहीं, सुनना हो रहा है या नहीं, सेंसेशंस हो रहे हैं या नहीं, और दिखाई पड़ रहा है या नहीं, ये सब पता चल रहा है, मतलब ध्यान परफेक्ट है ना? बोला नहीं जा रहा और अरे वो छोड़ो, जिस चीज के लिए हो रहा था वो तो घट गया ना। भाई ध्यान घटना चाहिए, हैपनिंग होना चाहिए। हैपनिंग आपको जो है, ये विधि ने आपको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, विधि आपको थोड़े में ही आपको ज्यादा दे रही है। आपका तो काम बन गया ना, काम बनना चाहिए, काम बन गया, हैपनिंग हो गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं, यदि आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ओम को जो है मानसिक ओम में बदल दीजिए, कि मुंह से बोलना जरूरी नहीं, मानसिक ओम, अंदर से ही ओम, या फिर एक हमिंग होती है, मुंह से नहीं बोला जा रहा तो हमिंग करिए, हमिंग नहीं हो रही तो मानसिक करिए, है ना? और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, काम तो हो ही गया है, सफलता तो मिल गई, है ना? तो अगेन आपको भी बधाई हो। और गुरुदेव अभी क्या हुआ कि अभी चल रहा है, तो इतनी ऊर्जा इतने में ही लग रही है, और जैसे पूरी नींद आ रही है, ऐसे अलग ही कुछ हो रहा था। देखो, पतंजलि ने जो समाधि की परिभाषा दी है वह है कि शरीर सो जाता है और आप जागते रहते हैं। शरीर सोया हुआ है और आप जागे हुए हैं, तो वह समाधि है। ऐसा किसी के सबके साथ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अपने आप बंद हो जाती है और फिर अंदर से सब लेकिन अंदर से सब जाना जा रहा है, अवेयरनेस पूरी है, अवेयरनेस पूरी है। हाँ, ये देखिए आज जो है ना संघ बन गया परफेक्ट। ये जो है संघ की तैयारी चल रही थी, आज जो है संघ बन गया है। अब एनर्जी बिल्कुल सम बराबर फैली हुई है, राइट रेजोनेंस हो चुका है आज। तो एक्चुअली जो शिविर हमने ऐसा किया है ना, एक्चुअली शिविर होना चाहिए 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि शुरू के 1-2 दिन तो उसमें लगते हैं कि संघ बनने में, बैठ लोग इकट्ठे हो गए, उसको संघ नहीं बोलते हैं। संघ जो है धीरे धीरे बनता है, वह ऊर्जाएं जो है आपस में कनेक्ट होती है, बॉन्डिंग होती है, और एक सहजता, सरलता, एक बड़ा रिलैक्सनेस, सब लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है ना? तो ये संघ बन गया, सब प्रेमपूर्ण है, एक दूसरे के प्रति आदरपूर्ण है, सहजता है, संघ बन गया। अब तो ये संघ बन गया, तो इसमें अब यहाँ पर आपको जब संघ में चुपचाप से बैठे भी रहेंगे, आंखें खोले भी रहेंगे, तो भी आपको लगेगा कि जो ध्यान के बाद जो बड़ा अच्छा फील हो रहा है वैसे ही हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि संघ बन गया, अभी अपने आप हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हमने अभी जैसे कम लोगों को इस बार कोशिश करी कि लोग बहुत ज़्यादा ना आ पाए। क्यों किया? यूट्यूब में नोटिफिकेशन डालते तो 500 लोग आ जाते। तो हमने क्यों किया कि छोटा संघ बने, ताकि जो है संघ को ठीक से लोग फील कर पाएँ। बहुत बड़ी भीड़ में कई बार संघ नहीं बन पाता है, तो हम धीरे धीरे कुछ लोगों को तैयार करेंगे, ये तैयार करेंगे, फिर इन लोगों को फिर उनके बीच में बैठेंगे, फिर ये उस संघ को बनाने में मददगार साबित होंगे, तब जो सचमुच में बड़ा संघ बनेगा। ये तो बड़ा संघ जहाँ पर बड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर आप देखिए ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं लेकिन संघ नहीं है, वहाँ पर जो है संघ नहीं है, मतलब वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, इसकी खींचतान चल रही है, इधर उधर की फालतू बातें चल रही हैं,
उल्टी सीधी गपशप चल रही है और अपना उससे जो है नीचे पतन हो रहा है। आए थे उत्थान के लिए, हो रहा है पतन। तो जो है उत्थान होना चाहिए। अच्छा, इस पतन में क्या है कि जिसका अपना जो है कोई व्यक्ति है उसका पतन हो गया तो उसका नुकसान हो गया, जिसके कारण से पतन हुआ वह पाप का भागी होगा। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या है? साधना में बाधा देना, किसी साधना में नुकसान करना। बाकी जो संसार की छोटे मोटे चीज़ें वो कोई पाप थोड़ी ना होते हैं। पाप ये होते हैं कि यदि किसी की साधना आपके कारण यदि नीचे गई जा रही है तो वही वो उसको महापाप बोलते हैं। हम बोलते हैं कि पाप ही एक है, दूसरा तो कोई पाप ही नहीं है, पाप ही यही है। तो जो है वह संगठन इकट्ठा हो जाता है, उल्टा सीधा गार्बेज दूसरे के दिमाग में डाल रहे हैं तो वह भी पाप में आता है। कि अब जो है वह बंदा ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं भी रहा होगा लेकिन साधक अच्छा है और वह जो है अपनी साधना में ग्रो कर रहा था और वो उसकी साधना ठीक जा रही थी। अब जो है कि उल्टी सीधे चीज़ें उसके दिमाग में डाल दी, उल्टे सीधे इधर उधर के दूसरे गुरुओं के इसके उसे दूसरे जानकारियाँ ये इधर उधर के वो डाल दी, बीच में जाके घुसा दी अंदर। अब वो घुसा दी और वह उससे रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब उसकी साधना धीमी हो गई, उसकी साधना धीमी हो गई। अब जो है उसकी मुक्ति जो है लेट हो गई। इसका जिम्मेदार कौन हुआ? वह गार्बेज देने वाला, वह पाप का भागी हो जाएगा। तो वो जो है बड़े समूह जहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना, तो समूह जरूर है, वो है ना, साधकों के समूह है, लेकिन वो संघ नहीं है। संघ तो हैपनिंग है। जैसे शिष्य तो एक हैपनिंग है। कोई बोले जी मैंने वहाँ से दीक्षा ले ली, मैं उनका शिष्य हो गया। अरे भाई, दीक्षा न दी जाती है न शिष्य तो दिया जाता है ना। अच्छा, हम यहाँ बैठे सबके गुरु हैं ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। जिनका शिष्य तो घटेगा, शिष्य तो घटेगा, तब हमारे साथ उनकी एक बॉन्डिंग होगी और हमारा गुरुत्व घटेगा उसके प्रति, तब वो रिलेशन पैदा होगा। और हम कोई टीका लगा के, माला पहना के, ये करके हम किसी को शिष्यत्व दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। वो तो हैपनिंग होगी ना, वो रिचुअल की जरूरत नहीं है, वो तो हैपनिंग होगी। जहाँ वो घटेगा वहाँ शिष्यत्व घटेगा, वहाँ गुरुत्व भी घटेगा। गुरु शिष्य के साथ में गुरु पैदा होगा। गुरु पैदा तब होगा जब वो शिष्य पैदा होगा, तब गुरु पैदा होगा, तब वो संबंध उसके साथ में होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और ऐसा ही संघ पैदा होता है। यह जो ऐसे ग्रुपिंग की जाती है तो उसमें संघ पैदा होता है। और ये संघ की जब एनर्जी बनती है तब इस डिवाइन जो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, जो अभी के समय में मेगा है, बहुत बड़ा है, विशाल है, 17,500 साल बाद जो यह डिवाइन सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, तो उससे हम बहुत आसानी से लिंकअप हो जाएंगे और वह सपोर्ट सिस्टम जो है हमें एकदम से ऊपर उठा के ले जाएगा। तो ये संघ जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है इसमें कि जो 10 साल की आपकी साधना होनी थी, 10 साल की साधना जो है एक सेशन में आपकी 10 साल की साधना हो जाएगी। एक सेशन में 10 साल की साधना हो जाएगी। यह संघ जो है 3 दिन का संघ बना तो पता चला कि वो जन्मों जन्मों की यात्रा को आपको खेल खत्म इसी जन्म में हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिर यह जो है होना यह चाहिए कि आदर्श जब शिविर की बात करें, कैंप के रिट्रीट की बात करें, तो 1 हफ्ते का तो कम से कम होना चाहिए, हफ्ते का या 10 दिन का होना चाहिए। 10 दिन का इसलिए करो कि भाई 7 दिन का इंटेंस कैंप हो गया, 1 आध दिन आके सेट होने में लगता है, संघ बनने में लगता है 1-2 दिन, बाद में 1-2 दिन घूमने फिरने के लिए रखो। हाँ, 1-2 दिन जो है घूमने फिरने के लिए रखो। तो उसमें जो है फिर एक जो है दायरा हम बना लेते हैं, वह एक दायरा हम बना लेते हैं। हाँ, तो वो दायरा जो है उस दायरे के बाहर कम से कम निकलें। उस दायरे के बाहर जो है, मतलब हमने ये जैसे ये रिजॉर्ट कर लिया है, तो इस रिजॉर्ट में जो है हम इस जो इंटेंस मेडिटेशन कैंप का जो समय है, उस समय में कोशिश करें कि बाहर घूमने फिरने न जाए। बाहर घूमने फिरने जाएंगे और फिर वापस आएंगे ना, वो संघ जो है डिस्टर्ब हो गया, फिर से उसको बनने में समय लगेगा। तो संघ की एनर्जी को जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कि विपश्यना में वह चीज़ की जाती है ना, विपश्यना के कैंप करेंगे, 10 दिन आप बाहर नहीं जा सकते, 9 दिन तो पूरे आप बाहर जा ही नहीं सकते। और मौन दे देते हैं कि बकवास मत करो, गार्बेज मत डालो एक दूसरे के। गार्बेज डालोगे तो कुछ घटना है साधने का तो घटेगा ही नहीं, है ना। इसलिए किया जाता है कि एक दूसरे के दिमाग में गार्बेज मत डालो प्लीज़। और दूसरा जो है ये दायरा है, इसके बाहर मत जाओ, ताकि संघ की एनर्जी निर्मित हो रही है, संघ घट जाएगा तो संघ बना रहे।
ये जो सॉरी मेडिटेशन जो किया अभी ब्रेथ वाला, फोर्सफुल आउट ब्रेथ और नॉर्मल इनहेल, वो एक सेट है, एक सेट ऑफ ब्रेथ। द नेक्स्ट जो ब्रीथ करेंगे हम, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे और ब्रीथ आउट भी नॉर्मल होगा ना, वो फोर्सफुल होना चाहिए। फोर्सफुल ही होगा जब okay, तक got it. आपको, हाँ, Got it. जब तक आपको उसमें सुविधा है। तो हाँ, मतलब 5 सांस करें, 10 सांस करें। किसी के पास सुविधा है तो आधा घंटा कर लें, किसी के पास सुविधा है तो आधा घंटा कर लें, और नहीं है तो 5 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें। और ऑफिस में है तो सब कम से कम 5 बार तो करें मिनिमम जो है। Exhale is always हाँ, कम से कम 5 बार कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 5-7 बार कम से कम कर लें। ऑफिस में भी हैं, यदि वहाँ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आध एक्सेल तो प्रॉपर कर लें, ताकि वो मेंटल जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है, जो हैकिंग हो गई है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। कोशिश करें 5-7 बार कर लें। तो उसके बाद में जो है, क्योंकि देखिए अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है ऑफिस कल्चर जो है और कॉरपोरेट कल्चर बहुत गड़बड़ हो चुका है। आदमी को मशीन बनाकर बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है। और अब मिसयूज़ किया जा रहा है, क्या बोलें कि अब पॉपुलेशन ही इतनी हो गई कि वर्कलोड उतना हो जाएगा, उसमें मिसयूज़ उनकी भी क्या गलती है? उनकी भी क्या गलती है? अब यही वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होगा, कहीं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स होगा, या पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा है, तो वह समस्याएं जो है वह तो अपना होती रहेंगी। लेकिन जो है ऑफिस में ये जो स्ट्रेस है, बिजनेस में भी स्ट्रेस, अब सब जगह तो स्ट्रेस हो ही गया है। बच्चा स्ट्रेस में दिखता है जी, बोलते हैं हम जो 20-20 किलो के स्कूल के बैग ढो रहे हैं और इतना पढ़ना है, उनको हमने स्ट्रेस गिफ्ट किया हुआ है हमारे कल्चर ने, है ना। तो अब स्ट्रेस तो सबको है, तो यह विधि सबके पास पहुंचनी चाहिए, और इस विधि का विज्ञान प्रॉपर पहुंचना चाहिए, और 5-7 बार तो कर ही लें। वर्किंग पर्सन के लिए तो बहुत ज़रूरी है यह। तो स्वामी जी, आप जो ऑफिस कल्चर की बात कर रहे हैं उसके रेफरेंस में, कि जब हम लोग वो उस इंस्टीट्यूट में वहाँ जब अपने आप को पाते हैं दूसरे साथियों के साथ में, तो वहाँ बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है लोगों में, एक्स्ट्रा क्लेवरनेस है, और वहाँ हमको ऐसा लगता है जैसे हम लोग फिट ही नहीं बैठ रहे, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस वहाँ इतना काम ही नहीं करता जितना उन लोगों का करता है। वो लोग इतने मतलब स्मार्टली सब चीज़ों को कर लेते हैं, और हमको ऐसा लगता है हम ध्यान वाले हैं, तो हम लोग तो यहाँ मूर्ख साबित हो गए हैं। ये वाली बात आती जा रही है। हाँ, अब देखिए साधक का अपना इंटेलिजेंस है, उससे प्रकृति के बारे में पूछिए, संसार मतलब जो है बाकी जो है पारिवारिक चीज़ों के बारे में, इसके बारे में, अन्य जो है, और साधना के बारे में, खास तौर पर रहस्य के बारे में, तो उसके बारे में उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा। लेकिन सांसारिक गतिविधियों में जो है साधक का इंटेलिजेंस कम होता है, थोड़ा सा फिसड्डी साबित होता है। और क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना, वह आपकी प्रायोरिटी नहीं है, और आप अपना समय वहाँ वेस्ट करना ही नहीं चाहते, अब जो व्यक्ति वहाँ पे चालाक है और उसमें एक्सपर्ट है और ज़्यादा दक्ष महसूस हो रहा है, तो भाई उसकी जीवन की प्रायोरिटी ही वही है ना, उसका हिप्नोटिज्म ही वही है, तो वो हमको ऑपरेट कर लेता है ना बाबा, ये दिक्कत है। वह ठीक है। अब देखिए कि ये इसीलिए तो यह बात हो रही है कि ये वाली विधि करते चलें, तो इस विधि के माध्यम से आप उससे कुछ हद तक बच जाएंगे। दूसरा तो यह है कि यदि सचमुच में कोई साधक है, उसकी टॉप प्रायोरिटी यदि ये हो जा रही है साधना, उसकी टॉप प्रायोरिटी हो जा रही है कि इसी जीवन में मुक्ति चाहिए, तो जल्दी से जल्दी वो प्लान करेगा कि 2 साल 4 साल 5 साल में मेरा रिटायरमेंट हो जाए। जी, ये तो प्लानिंग चली रही है। हाँ, VR ले लें और वो कर लें। वह तो अपना चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि वह उस चालाकी भरी दुनिया से बाहर होना ही चाहेगा। भाई कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना भाई। हम जो है इतना बड़ा अकूत खजाना पा रहे हैं, एक हीरो की खदान हमारे नाम पे हो रही है, उसके बदले में कुछ छोटी मोटी चीज़ गंवानी पड़ेगी तो गंवा दो। हीरो की खदान हमारे नाम हो रही है, ये छोटी मोटी कीमतें तो चुकानी पड़ेंगी, तो उसके लिए साधक अपने आप तैयार करेगा। लेकिन यह जब तक यह हो रहा है, ये आपका लेसन है, इमीडिएट नहीं जॉब छोड़ना है, बार बार वो झटके खाने हैं, झटके खा करके पता चल जाएगा, वहाँ का आकर्षण पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, व्यर्थता का बहुत पूरा हो जाना चाहिए।
अधपका मामला जो है ना वो खतरनाक है। यदि आपने आधे में छोड़ दिया ना, अरे पहले ही हम अच्छे थे, जॉब क्यों छोड़ दिया, ऐसा आएगा। इसलिए अधपका नहीं, वहाँ पर परेशानी पूरी झेलिए, आप प्रॉपर झेलिए, वो झेलने के बाद छूटे। कई कहते हैं कि हमारा परिवार ही ऐसा है कि इनके साथ में जम ही नहीं रहा है, ऐसा होगा। तो आप कोशिश, जल्दी मत छोड़ो, आप साधना में बने रहो, उनको समझाने की कोशिश मत करो, प्रेम पूर्ण रहो, सब कुछ करो, जमा के छोड़ो। हाँ कोशिश करते रहो करते रहो। जब वो अति हो जाए, जब नहीं हो रहा है, तब बड़े प्यार से निकल जाओ। तब जब आप बाहर जाओगे तो फिर उनका आकर्षण नहीं होगा, और जा कर के प्रेम पूर्वक जाओ। कोशिश करो कि उनकी व्यवस्था बना के जाओ, उनको दिक्कत ना हो। जाते समय उनको प्यार से ही बोल के जाओ, बुरा बोल के ना जाओ। अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना, प्यार से ही जाना। और उसके बाद में भी आपके मन में कभी होता है कि उनके लिए कुछ करना है और आपके पास एबिलिटी है, तो इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत करते भी चलो, इस प्रकार से। लेकिन जो है कीमत तो चुकानी पड़ती है ना, कीमत चुकानी पड़ती है, साधक को तो कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन कीमत चुकाने का मतलब है कि उस वहाँ जाकर के कीमत चुकाओ कि वो कीमत चुकाना ऐसा लगे कि अरे सस्ते में छूटे भाई, हाँ बड़े सस्ते में छूटे, उस लेवल पे कीमत चुकाओ। अब यदि जो है ऐसा लग रहा है अरे बहुत महंगा पड़ गया, मतलब आपने जो है जल्दी कर लिया, अब वो जो है उस नर्क को आप ज़्यादा भोगोगे, तब आप बोलोगे क्या गया वो गया, अरे बहुत सस्ते में छूट गए, बहुत सस्ते में छूट गए, छूट तो गए। हाँ। इसी क्वेश्चन पे बोलना था मुझे। ये जो कॉरपोरेट में पॉलिटिक्स है, या फिर हम कहेंगे कि पॉलिटिक्स है ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी का हिस्सा भी है। मतलब जिनकी कॉन्शियसनेस कम है तो वो उस तरीके से जी रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो हमें तकलीफ दे रहे हैं, वो खुद भी उसी माहौल में है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे लेकिन हमारे लिए टेक अवे ये है, जैसे कि जैसे आपके वीडियो सुन के ही 6 मंथ से तो मेरी समझ बढ़ी है। तो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज़ कि 2 थिंग्स प्रैक्टिकली फॉर मी ओवर ईयर इज़ कि ये ऑफिस कॉरपोरेट कल्चर ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है, उसे बदलने की कोशिश करने में टाइम एंड एनर्जी भी व्यर्थ नहीं करनी है, लेकिन उसे जी लेना है। उसे वही कर रही हूँ मैं, उसे ऐसे जी लेना है कि अभी मुझे करियर में हाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे डे बाय डे फास्ट जी रही हूँ। जो जिसे 58 ईयर्स के रिटायरमेंट में जो पता चलेगा कि मुझे ये करना है, वो हमें 3 साल में ही पता चल जाता है। उसको ले लिया मैंने, पूरा जी लिया उसे, अभी मुझे उसमें रहा नहीं है। अभी बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि हम 3 साल में कैसे निकले वहाँ से, इससे जी भी रहे तो वापस जाने के लिए नहीं जाना है, और प्रैक्टिकली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। तो वहाँ से ही वो ख्याल आता है कि 58 ईयर्स तक वो क्यों करूँ, अगर मेरे पास टाइम वैल्यू है हाथ में, तो इस 3 साल में क्यों ना कैपिटल को काम पे लगाया जाए। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी आ रही है कि ऐसे लग रहा है इतना गधा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो उसमें दम है। इतना सब फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वी कैन हैव अ सोल्यूशन, हम एक तरीका कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही माध्यम से बोलना है कि अगर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग करनी है या करना है, तो वो विदाउट ब्रोकरेज फ्री, क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड्स में काम किया है, स्टॉक मार्केट में काम किया है, तो लोग वहाँ पे उनको फ़ायदा हो इसलिए कुछ बता रहे हैं, उनको सामने वाले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं बता सकूंगी उन्हें कि कैसे करना है फ्री में, ताकि वो गधा मेहनत ना करे और वो हर्ड मेंटालिटी ना ले। तो ये एक काम की बात बोली आपने, एक काम की बात बोली साधकों के लिए। हाँ, कि वह जो है, यदि आपके पास एक फंड है, एक कार्पस है आपके पास में, उस कार्पस को राइट इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं, उसको काम पे लगा देते हैं, तो उससे जो अर्निंग होगी वो आपकी अर्निंग सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि ये जो संसार अभी गठित हुआ है, इस संसार में स्थिति यह है कि मनी माइंडेड है, बगैर पैसे के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो यह जो है बगैर उससे होने वाला नहीं है। यह संसार जो है पैसों से ही चलेगा, पैसों से ही चलेगा। तो अब जो हमारे पास एक कार्पस इकट्ठा कर लो, मतलब एक तरीका है कि 10 करोड़ इकट्ठा करेंगे तो हमारा जीवन अच्छे से चल जाएगा। एक समझदारी ये है कि 1 करोड़ हो गया तो भी बहुत है, उसको हम काम पे लगा देंगे, उससे ही हमारा काम चल जाएगा। और स्मार्ट होगा तो 40-50 लाख रुपए में भी काम हो जाएगा।
यदि और स्मार्ट तरीके से, तो रिटायरमेंट को अब 10 करोड़ इकट्ठा करने में जीवन चला जाएगा। या बहुत सबके लिए अलग अलग कंडीशन है। अब किसी के लिए ऐसे कि भाई करोड़ में भी दिक्कत हो जाएगी, अब बोले 40-50 लाख रुपए में भी स्मार्टली हो सकता है। 40-50 लाख रुपए को काम पे लगा दिया, इतनी अर्निंग हो गई, जीवन जीने का ढंग बदल लिया, सादगीपूर्ण जीवन कर लिया। एग्जैक्टली और लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, उसके भी तरीके हैं। तो स्वामी जी, सॉरी टू कट यू, बट जैसे आपने बताया है ना कि ये सिंपल है, ये सिंपल है, एनलाइटनमेंट और ट्रूथ और वॉट एवर वी से, द फ्रीडम इज सिंपल। इतना सर्कस स्पिरिचुअल बाहर के लोग सिखा रहे हैं, उतना सर्कस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल काम पे लगो। फाइनेंस में भी यही देखा मैंने, इससे जिया मैंने कि ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगी तरीका जो सिंपल है, जो 10-20 गुना आपके कैपिटल को कर सकता है, बट वो नहीं बताते लोग, क्योंकि वो बताने का पैसा नहीं मिल रहा है। ये मुझे विदाउट एक्सपेक्टेशन बताना होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये किसी को नहीं बताना। ये साधकों के लिए बड़े काम की बात है। Exactly. क्योंकि इस जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं और जो बड़े मैट्रिक्स हैं, जो हम ये बोल लें जो सार्वभौमिक मैट्रिक्स हैं, जो पूरे संसार में जो कॉमन मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स जो है हमें ऑपरेट करते हैं, हमें बाधा पहुंचाते हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें बाधा पहुंचाते हैं। तो उसका यदि कोई तोड़ निकल रहा है तो बहुत अच्छा है, उसका यदि कोई ऐसा कोई तोड़ निकल पा रहा है। क्योंकि देखिए, फ्रीडम और स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। साधक जो है ना, उसको स्वतंत्रता और फ्रीडम बड़ी, बगैर फ्रीडम के, बगैर स्वतंत्रता के साधना आगे नहीं बढ़ती है। क्योंकि साधना आपके आगे बढ़ रही है, उसका मतलब ही होगा कि आपकी फ्रीडम बढ़ रही है। अब जहाँ जहाँ आपको बंधन है, आप बंधन तोड़ देंगे, और बंधन तोड़ने का आपके पास साहस होगा, उसका आप कोई रास्ता निकाल लेंगे कि आप अपनी फ्रीडम को बढ़ा सकें। यदि आप अपनी फ्रीडम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो मतलब आपकी साधना में ग्रोथ नहीं हो रही है। आप अपनी फ्रीडम को बढ़ाएंगे। कोई रिलेशन है, बहुत परेशान कर रहा है, अरे राम तू अपनी जगह जाएगा, हम अपनी जगह जाए, क्यों झेले भाई? ये तो नदी नाव संयोग है, कोई रिलेशन सब कुछ है क्या? तुझसे रिलेशन बनाना है? अरे भाई, इतने आदमी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबके साथ रिलेशन रहेगा, सबके साथ प्रेम पूर्ण रहेंगे। तेरे साथ ही रिलेशन क्यों होना चाहिए कि तेरे साथ ही हमारा अच्छा हो? और तू डिस्टर्बिंग है, हमें नहीं समझ पा रहा है, हम तेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुझे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो राम तो अपने रास्ते जा, तो अपने रिलेशन कहीं और डेवलप कर। तो आप अपनी फ्रीडम को हमें ग्रो करना है। क्यों ढोना है रिलेशंस को? यदि वो रिलेशंस फ्रूटफुल नहीं है, हमारे ग्रोथ में सहयोगी नहीं है, क्यों ढोना है? और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उन ऑब्स्टेकल्स के स्मार्ट वे तो निकालने पड़ेंगे। और कुछ स्मार्ट वे ऐसे होते हैं कि ये फलाना है जी, यहाँ बॉम्बे में रहना बहुत महंगा है, तो बॉम्बे में रहना क्यों चाहिए? अरे इंटेलिजेंस बोलती है चलो गांव में चल के रहोगे, यहाँ के पॉल्यूशन में क्यों रहना है, जंगल में रहेंगे, हरियाली में रहेंगे। यहाँ पर जो है 20,000 रुपये महीना रेंट देना है, 25,000 महीना रेंट देना है, 1,000 रुपये रेंट देना है, 1,000-2,000 रुपये में उससे अच्छा घर मिले, उससे बड़ा घर मिलेगा। और जो है वहाँ पर जो आपको नेचर मिलेगा और सुविधा मिलेगी, वहाँ पर फूड आपको सस्ता मिलेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। ऑर्गेनिक फूड जो है वहाँ के, जो आपको बॉम्बे में ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, उससे 20% कास्ट में आपको ऑर्गेनिक फूड वहाँ पे मिल जाएगा, इजी गोइंग मिल जाएगा। आप अपने लिविंग जो कास्ट है ना, लाइफ स्टाइल का जो कास्ट है, उसको आप नीचे ले आइए, जीवन को सादा कर लीजिए। तो सादा जीवन कर लीजिए, तो वो बहुत सारे मैट्रिक्स से आप बाहर हो गए। अब आपको जो है बॉम्बे में या दिल्ली में एक छोटा सा काम करने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना है ना। आप छोटे से गांव में, आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, हाँ ये वो अपना 200 कदम दूर पोस्ट ऑफिस है, बैंक है ये आधा किलोमीटर दूर बैंक है, फलाना ये इतनी दूर है, क्योंकि गांव है, सब कुछ वहीं पर, जितने जरूरत के ऑफिस होते हैं आसपास में ही है। काम हो गया, कभी कभार आप सिटी जाएंगे किसी बड़ी चीज़ के लिए। तो यह तो ऐसे स्मार्ट वे तो साधक को निकालने होते हैं। सचमुच जिसकी प्रायोरिटी साधना है, मुक्ति है, एनलाइटनमेंट है, बुद्धत्व है, तो स्मार्ट वे तो निकालेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप जहाँ हैं वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है आप वहाँ कंफर्टेबल हो, आप वो तो निर्णय आपके अपने हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट वे साधक निकाल लेता है और निकाल लेना चाहिए। क्यों उलझता रहेगा भाई? अपनी फ्रीडम को ग्रो करना है, अपनी फ्रीडम को ग्रो करना है। कोई बंधन, कोई किसी भी बंधन में नहीं, बंधन है ना, वो एक मैट्रिक्स ही है ना, कोई बड़ा मैट्रिक्स होगा, बंधन का मतलब कोई बड़ा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स डिसॉल्व होने चाहिए। कुछ मैट्रिक्स के लिए हमें अपना इंटेलिजेंस का प्रयोग भी करना पड़ेगा, उसका प्रयोग भी करना पड़ेगा। सारा संतुलन है, ये मध्य मार्ग है।
ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अपना भीतर ही जाएंगे उसी से, बाहर फिर प्रतिसंवेदन होगा ना, वो यह प्रतिसंवेदन के तहत आएगा, अपने आप आएगा कि अरे यार ये क्यों करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर लेते, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। यह जो है प्रतिसंवेदन है। बात आई समझ में? हाँ। स्वामी जी, जैसे ये टेक्निक्स आप दे रहे हैं, है ना, आप तो बिना पैसे के, बिना चार्ज किए हुए दिया, लेकिन आजकल जहाँ भी ये टेक्निक्स हैं तो उसके लिए चार्ज किया जाता है। क्या ये मतलब यूनिवर्स की तरफ से तो हमें फ्री ही मिलना चाहिए या फिर चार्ज होना चाहिए? अब कहीं भी क्रिया योग कुछ भी सिखा रहे हैं, चाहे वो नाम नहीं लूंगी, मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा है, तो क्या वो उनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है इस वजह से है उसको चलाने के लिए, या फिर मतलब जैसे अभी मिल गया हमें आप जैसे ये टेक्निक यूट्यूब पे सबके लिए, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि सब को मिलना चाहिए? नहीं, देखिए हमारा जो अपना है, हमें ये लगता है कि ये चीज़ सबके पास पहुंचनी चाहिए, तो सबके साथ पास पहुंच जाए। हमारा काम है देना, तो हमें तो फ्री डिलीवर करना है। और ये डिलीवरी यदि अस्तित्व चाहता है कि फ्री डिलीवरी होती रहे, तो बाय द वे हमारी ज़रूरत होगी तो वो कहीं ना कहीं से हमारे पास आ जाएगा, है ना। और लेकिन उसका हमारे पास कोई गुणा भाग नहीं है, हमारे पास गुणा भाग नहीं है, हमें गुणा भाग करना भी नहीं है। तो हमको अपनी फ़कीरी में आनंद है, और हमें जितनी जो ज़रूरत अपने आप पूरी हो जाती है। बाय द वे हमें कुछ ऑर्गेनाइज करना होगा, बड़ा करना होगा, और अस्तित्व उसमें चाहेगा तो अपने आप वो चीज़ें अपने पास आ जाएंगी। हमें क्यों गुणा भाग करना है? दूसरे कर रहे हैं, उन्होंने कोई मॉडल क्रिएट किया है, कुछ उनके पास सिस्टम्स हैं, तो करते रहे, वो उनकी अपनी बात है। हमें उनसे क्यों प्रभावित होना चाहिए? हम तो अपने भीतर के प्रति संवेदन को जिएंगे ना। हमारे भीतर का प्रति संवेदन कहता है कि हम यूट्यूब पे फ्री दें, तो हम फ्री देंगे। और कई लोगों ने हमसे कहा कि ज्वाइन बटन डालो जी, तो हमने कहा बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्यों डालेंगे ज्वाइन बटन? वो जो सबको फ्री में मिलना चाहिए, जो भी है हम टोटल फ्री देंगे, हमें वो ये चीज़ नहीं करनी है। तो भले धन तो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप धन के बगैर, आप कहीं से आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं आपको गाड़ी लग रही है, कहीं आपको भोजन लग रहा है, आप यहाँ कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ करो, पैसा तो सब जगह लग रहा है। मैं कहा लग रहा है तो वो अपना यदि अस्तित्व को कराना है तो अपने आप वो मैनेज हो जाएगा, और नहीं कराना है तो नहीं होगा, तो हम फिर अपने आप को उस छोटे दायरे में लाएंगे, उस तरीके से जीने लगेंगे। तो वो उनका अपना तरीका जैसा है वो रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें लगता है कि ये हमें से बांटना है, हमें बांटने में आनंद है, ये हमारा ढंग है जीने का, हमें बांटने में आनंद है। भाई हमारे पास बांटने के लिए प्रेम है, हमारे पास बांटने के लिए ध्यान है, हमारे पास बांटने के लिए साधना विधियाँ हैं, जो हमारे पास है हम वो बांट रहे हैं, ठीक है ना। बांटना चाहिए ना, लेकिन जिसके पास जो है वही तो बांटेगा। तो हमारे पास जो है वो बांट रहे हैं, तो जो है हमारा काम है बांटना, बात पूरी हो गई। और बाकी चीज़ें जो चल रही हैं, देखिए यह तो इस प्रकार की चीज़ें, ऐसा है रिवाज चल रही हैं, दुनिया में चलती रहेंगी कि कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा हर जगह, क्योंकि समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना कि धन नंबर 1 पे है। आप देखिए ना संसार ऐसी कैसा बन चुका है, नंबर 1 पे क्या है? धन है, मनी माइंडेड है सब कुछ। सबसे ज़्यादा चर्चाएं उसी की हो रही हैं, सबसे ज़्यादा टेलीविज़न और उस पर चर्चा इसी से रिलेटेड हो रही है ना। धन के मैनेजमेंट, ये वो, इतनी बड़ी इकोनॉमी, ये इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी, और फलाना और ढिकाना, ये बातें यही हो रही हैं। रेसेशन आ रहा है जी, ये बिज़नेस चल रहा है जी, ये रोजगार की समस्या है, फलाना, सब धन से रिलेटेड ही बातें चल रही हैं। और जिसको देखो वो यहाँ धन कमाना रही है, बिज़नेस कर लूँ, जीवन में ज़्यादातर बातें वो धन की कर रहा है ना। उनकी प्रायोरिटीज़ वो है, हमारी प्रायोरिटीज़ वो नहीं है, हमसे बट रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटीज़ भी है। जैसे हम अपने लिए तो सोच रहे हैं मैनेज कर लेंगे, कहीं गांव में भी रह लेंगे, चलो छोटी जगह पे भी, है ना, ये सब हमें लगता है। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, आज उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भेज रहे हैं, या फिर बाहर फॉरेन भी भेज रहे हैं कि जाके तुम कमाओ, है ना, ताकि तुम अच्छा जीवन जी पाओ। तो फिर हम ही उनको गलत वो दे रहे हैं क्या? अब देखिए यहाँ पर जो सोल्स हैं, सोल्स सब अपनी अपनी जर्नी पे आई हुई हैं, अपनी अपनी जर्नी पे आई हुई हैं। वो अपने भाग्य को जी रही हैं, वो अपनी डेस्टिनी को जी रही हैं, अपने भाग्य को जी रही हैं। तो यदि उनको वहाँ उनके कर्मास ले जाने वाले हैं फॉरेन में, तो आप उसमें सहयोगी बन गए और उनको उस एजुकेशन पे भेज रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप उसमें निमित्त बन रहे हैं।
क्योंकि जो कर्मास है उसमें वो एक सामूहिक तरीके से ये सारे सिस्टम काम करते हैं, तो उनका अपना वो है। आपकी उसमें क्या भूमिका है ये सवाल नहीं है, वो अपने नियति को भी तो जी रहे हैं ना, अपने कहीं ना कहीं destiny डर को भी लगता है कि वहां जाके उनको अगर ऐसा माहौल ना मिला, मतलब वो चीज भी लगता है कि अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो है अपने सुझाव दे सकते हैं, हम अपना प्रेम दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, हम उनके भाग्य को नहीं बदल सकते। सिर्फ प्रेरणा देने की बात है, सिर्फ प्रेरणा दी जा सकती है। वो प्रेरणा जो है दबाव से नहीं, प्रेम से दी जानी चाहिए। और प्रेरणा का मतलब होता है उपदेश, उपदेश का मतलब होता है कि ऐसा सुझाव है, इसे आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए कि इसे आप मानो चाहे ना मानो, ये आपकी मर्जी है, आपकी फ्री विल है, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। हम तो सिर्फ उनको सजेशन देंगे ना, प्रेम देंगे और सजेशन देंगे। हमारे सजेशन को वह इम्पोर्टेंस दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि हम उसे प्रेम देते हैं। हम प्रेम नहीं देते हैं तो हमारे सजेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। यदि हम प्रेमपूर्ण है उसके प्रति तो हमारे सजेशन को वो इम्पोर्टेंस देगा और उसके भाग्य में कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव वेरिएशन आ सकता है। इस प्रकार की बात है। और स्वामी जी उनका अपना भी तो भाग्य है ना, उनका अपनी भी तो जर्नी है ना जो उनको उस तरफ ले हाँ हाँ जाती है। हाँ, उनका अपना हम तो भाग्य, बीच उनकी में जर्नी। उनके कांगड़ा है। हाँ, हमें तो बस अपना प्रेम देना चाहिए। अपने प्रेम के साथ में हम उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा था, आगे आप देख लो। हम अपने सुझाव दे सकते हैं कि हमारी समझ में ऐसा ऐसा आ रहा है, आप इस पर उसको रिवाइज कर लेना, अपने हिसाब से थोड़ा सा सोच विचार कर लेना। यदि अनुकूलता बैठती है तो ठीक है। स्वामी जी कभी वो हुआ था जैसे कि दूसरों के उसमें गार्बेज नहीं डालना। एक्चुअली क्या है कि जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं से कोई आया है, तो वो हर कोई अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर कर रहा है एक दूसरे से कि पहले ये है या जो भी है। तो वो हमारी इंटेंशन तो नहीं है कि किसी के अंदर ये जाए क्योंकि ताकि ये संग ना बने या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या वो भी कर्मास हो रहे हैं क्या? वो भी बेहोशी, कर्मा तो बेहोशी में ही बनते हैं, होश में कैसे बनेंगे? होश में रहेंगे तो ये मतलब उल्टी सीधी बातें हम करेंगे ही नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि हाँ हमें अच्छा लगा, हमें ये मिला, हमें वो मिला। तो ये होता यह है कि सारे जो चीज़ें ये है बेहोशी में ही होती है ना। ये जो भी घट रहा है बेहोशी में घट रहा है, होश में घटेगा नहीं। तो अब जैसे हमने कहा, तो अब आपके लिए थोड़ी जागरूकता के लिए एक नई बात कह दी। अब आप अगली बार में ज़्यादा अवेयर रहेंगे, अब अवेयर हो जाएंगे। प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न इसी बारे में है कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ अपनी दुनिया सेटल करते हैं और हमें उनको सुझाव देना चाहिए जो हमें सही लगता हो। मान लीजिए वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हैं तो हमें गुस्सा आता है, वो हमारा ईगो है। हाँ, इसमें एक बात है कि यदि आप सुझाव दे रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। सुझाव का मतलब है कि आपकी शर्त ही नहीं है कि मानो या ना मानो। जी, सुझाव का मतलब है हमारी कोई शर्त नहीं है कि आप इसको अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। अब यदि वो सुझाव नहीं है, वो आदेश था जी, और आपके आदेश की अवहेलना हुई है, आपके आदेश को नहीं माना गया, तो गुस्सा आएगा। जी स्वामी जी। सीधी सादी बात यही सही है। बात है। रोकना नहीं है अपने आप को।